तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बफर सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दें बफर सॉल्यूशन क्या होता है और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, इसलिए आप बिल्कुल ढंग से समझना और एक एक बात को अपन ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो अपन बात करते हैं, हेडिंग लिखते हैं अपन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द सॉल्यूशन which opposes the change in pH of solution when small quantity of strong acid or strong base is mixed in solution। देखो डेफिनेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, फिर मैं वापस लैंग्वेज लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। देखो अपन ने क्या किया, अपन ने एक सॉल्यूशन लिया, अपन ने कहा कि ये बफर सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच मान लो कितनी थी, 4 थी। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में HCl मिलाया। आप देखो HCl मिलाएंगे तो अपना प्रेडिक्शन क्या था कि जो पीएच है नहीं वो 3 हो जानी चाहिए, भाई H+ बढ़ेंगे सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये मिक्स करने के बाद भी अगर इसकी पीएच कितनी बनी हुई है, 4। अब अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, पीएच क्यों चेंज नहीं हो रहा, वो बात की बात है। द सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इन विच अपोजेस द चेंज इन पीएच, जो कि पीएच में चेंज का बिल्कुल अपोज कर रहा है। अगर अपने स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ये कहें, ठीक है, यही सॉल्यूशन है आपके पास, यही सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, यही सॉल्यूशन है, ये फिर यही बफर सॉल्यूशन है। इसकी पीएच कितनी थी, 4 थी। आपने इसमें क्या मिलाया, NaOH मिलाया। NaOH मिलाने के बाद भी अभी भी इसका पीएच कितना बना हुआ है, 4 बना हुआ है। तो अगर ये पीएच में चेंज का अपोज कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर भी पीएच इसका कितना बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में मैं BS से लिख दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बफर सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, यहां पर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की टाइप क्या है, एक तो क्या है, डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब कि जो आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ये देखते हैं अपन। इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, इनडायरेक्ट में क्या होगा आप समझना ध्यान से। बफर सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, बफर सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये बफर सॉल्यूशन क्या है, केमिकल रिएक्शन के बाद बनेंगे। डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन क्या है आपके पास, एक तो है आपके पास सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन, फिर एक क्या है आपके पास, ये है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। इसको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे अपन। एक तो आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, एक आपके पास क्या होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। तो ये तो इसके टाइप्स है, बहुत आसान सा है। आपको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने के लिए मैंने आपको बताया बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब अपन बिल्कुल ढंग से एग्जांपल के साथ में बात करेंगे तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन सबसे पहला केस ले लेते हैं, सबसे पहला केस ले लेते हैं इसमें सिंपल बफर सॉल्यूशन।
सिंपल बफर सॉल्यूशन। क्या है सिंपल बफर सॉल्यूशन? these buffer solution are formed by salt of weak acid plus weak base। देखो ये बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बने होंगे? एक सॉल्ट होगा एग्जैक्टली जो कि मिलकर बना होगा वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। NH4CN एग्जांपल है, CH3COO NH4 एग्जांपल है, NH4 होल ट्वाइस CO3 एग्जांपल है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स। ठीक, अब देखो हर बफर के केस में अपन एक बात करेंगे बफर एक्शन की। बफर एक्शन में एग्जैक्टली अपन क्या समझाएंगे कि अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो भी पीएच क्या बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। क्यों? तो इसका रीजन समझाएंगे। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तब भी पीएच क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। ये क्यों? तो इसका रीजन बताएंगे। मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऐसी कौन सी रिएक्शन हो रही है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसकी पीएच क्या बनी हुई है? कांस्टेंट। इसी को अपन क्या बोलेंगे? बफर एक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान दें बफर एक्शन की बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इसमें एग्जांपल लेता हूं CH3COO NH4। इस एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस होगा। आप ध्यान से समझना ये बात, ये होगा। अब आप ध्यान दें, देखो क्या होगा इसके अंदर। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जैसे HCl मिलाया या सही मायनों में H प्लस मिलाया, कोई भी आपने क्या मिलाया इसके अंदर? NaOH मिलाया या सही मायनों में OH माइनस मिलाया, तो जो H प्लस है वो इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3COOH बना लेगा जो कि एक वीक एसिड है जो फर्दर डिसोसिएट लगभग नहीं के बराबर होगा। ये क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा। ये भी आपके पास क्या है? वीक बेस है। ये भी फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, आपने जब सॉल्यूशन में, ठीक है, आप इस बात को यूं समझेंगे, पहला है इसलिए आप ढंग से इसको डायग्राम से समझें। भाई अपन ने एक्वस सॉल्यूशन लिया CH3COO NH4 प्लस का। ठीक है, देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या है आप समझना। सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो भी सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन में CH3COO माइनस और NH4 प्लस पड़े थे। जैसे ही आपने HCl मिलाया, H प्लस मिलाया, तो H प्लस को ये कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? अब आगे फर्दर डिसोसिएट लगभग नहीं होगा। तो इसका मतलब पीएच में, क्योंकि जो H प्लस बढ़ने चाहिए थे वो बढ़े ही नहीं, तो पीएच में लगभग चेंज नहीं के बराबर हो। NH4 प्लस अगर मान लो आपने OH माइनस मिलाया तो ये क्या बना देगा? NH4OH बना देगा। ये भी क्या है? ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस रीजन से जो पीएच है वो क्या बने रहेंगे? आपके कांस्टेंट बने रहेंगे। तो बफर एक्शन में मेनली यही बात समझाई जाती है। अब ध्यान देना, इसके बाद अपन बात करते हैं पीएच। ऐसे सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी? ठीक है, तो अपने को पता है कि ये एक तरीके का सॉल्ट है जो कि वीक एसिड एंड वीक बेस से मिलकर बना है। ठीक है, अब आप ध्यान दें, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। अपन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ चुके हैं कि ऐसे का जो पीएच होता है 7 प्लस एंड माइनस, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? पीके और हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? पीके भी। तो ये पीएच आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास था सबसे पहला केस था अपने पास सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो आप देखें सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद अपन बी केस की बात करते हैं। ये अपने पास आता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन इट इज फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड सॉल्ट। वीक एसिड और सॉल्ट से मिलकर बनेगा।
ठीक है। अब वीक एसिड और सॉल्ट क्या होंगे ये मैं आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। पर आप एक चीज पे ध्यान दें, ठीक है। देखो अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बफर सॉल्यूशन क्या है? जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर भी पीएच क्या बना रहता है? कांस्टेंट, उसको बफर बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन के टाइप है, ऐसा कुछ खास बात नहीं। सिंपल बफर सॉल्यूशन की अभी तक अपन ने बात करी। सिंपल बफर सॉल्यूशन पहचानने को बोले तो वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस से बना सॉल्ट होगा। इसका बफर एक्शन इस तरीके से काम करेगा। पीएच की कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब अपन एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे, आगे देखते हैं अपन। तो अब इसमें देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या है, ये जो आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक तो इसमें क्या होगा? वीक एसिड होगा, वीक एसिड, ठीक है। प्लस क्या होगा? इसी वीक एसिड का जो सॉल्ट बना होगा वो इसी वीक एसिड का एक तो क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बेस होगा। और एसिड जो मिलेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो इसके साथ बेस मिलेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपको आ जाएगी बात समझ में। जैसे CH3COOH, तो एक तो CH3COO होगा और एक क्या होगा? Na+। तो इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, यही अपने पास इसका एग्जांपल होगा। वीक एसिड होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेटेड पार्ट, और अगर इस माइनस के साथ में प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस एडेड है, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। आप देखो केवल ऐसा नहीं है, केवल अगर ये लिखा हुआ है CH3COOH प्लस CH3COO- तो ये भी करेक्ट है। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, जो इसका बफर एक्शन है उसके अंदर कभी भी स्ट्रॉन्गर वाला पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए क्या है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस होना जरूरी है। आप ध्यान दें, जैसे H2CO3 है, अगर आपके पास H2CO3 है, ठीक है, प्लस NaHCO3 लिखा, ये भी सही है। अगर आपने H2CO3 प्लस HCO3- लिखा तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने इवन ऐसा लिखा, आप ध्यान देना, NaHS लिखा प्लस Na2S लिखा, तो आप स्ट्रॉन्गर को तो हटा ही दें, HS- है प्लस S-2 है, तो कहने का मतलब ये भी करेक्ट है। किसी ने कहा कि सर क्या ये करेक्ट है क्या? H2CO3 प्लस CO3-2, ठीक है। देखो ये क्या है, ये करेक्ट है या नहीं है, ये अपन ऑप्शन से डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। पर अगर अपन सीधे सीधे देखें तो ये भी करेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये क्या होता है, आपको मैं यहाँ रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, ये रिएक्शन से डिसाइड होता है। H2CO3 प्लस CO3-2, आप ध्यान देना, होगा क्या? ये एक एसिड है, ये एक बेस है। एसिड बेस आपस में रिएक्शन हमेशा ही करते हैं, तो एक H+ इसके लिए लूज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? HCO3-1 बन जाएगा। अगर ये क्वांटिटी में ये ज्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो फिनिश हो गया। तो क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बफर, एसिडिक बफर बना लेंगे। तो ऐसा है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि H2CO3 है प्लस Na2CO3 है, तो आप इसको भी किस में काउंट कर लेंगे? बफर में। अगर आपसे H3PO4 बोल रहा है प्लस Na3PO4 बोल रहा है, तो भी आप इसको किस में काउंट कर लेंगे? बफर में। तो इस तरीके से आप बफर को पहचानेंगे। अब मान लो आपको ये दे रखा है, उसने ये दे दिया बफर के अंदर HCl प्लस NaCl, तो क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती, ये अगर आपसे पूछा जाए, वैसे कोई सा भी बफर नहीं है, पर कम से कम अभी एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। आपको दे दिया गया HClO4 प्लस KClO4, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये भी कोई बफर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको दे दिया गया H2SO4 प्लस NaHSO4, तो ये भी इस समय क्या है, बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये इस समय क्या है, बफर सॉल्यूशन नहीं है। अब ध्यान दें आप, मान लो ऐसा लिखा हुआ है H3PO4 प्लस
H2PO4 माइनस, तो ये भी बफर सॉल्यूशन, H2PO4 माइनस लिखा हुआ है प्लस HPO4 माइनस 2 लिखा हुआ है, ये भी बफर सॉल्यूशन। अगर HPO4 माइनस 2 सॉरी माइनस -2 प्लस PO4 माइनस 3 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है आपके पास बफर सॉल्यूशन। तो आपको बफर सॉल्यूशन बकायदा पहचान में आने चाहिए। आगे देखते हैं। तो देखो बफर सॉल्यूशन कैसे पहचानना है, वीक एसिड होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन। अगर माइनस के साथ में प्लस पार्ट ऐड होगा तो प्लस पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, अपन इसमें बात करते हैं, जैसे बाकी सिंपल बफर में बात करी थी अपन ने, तो अपन इसका जो सेकंड पॉइंट है इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड पॉइंट। इसके बफर एक्शन की बात करते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है इसका, ठीक है। तो बफर एक्शन क्या होगा, आप ध्यान देना, जो CH3COOH प्लस CH3COO माइनस सॉल्यूशन के अंदर है, पूरी बात समझना। देखो क्या है, बहुत आसान सा है, ये वाला पार्ट क्या है, बेस है, तो एसिड जो है H प्लस इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा। ये एसिड है तो जो बेस वाला पार्ट है OH माइनस इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3COO माइनस प्लस वाटर। ये देखो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, बफर एक्शन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि H प्लस डालने के बाद इसकी pH नहीं बदली, तो H प्लस तो CH3COO माइनस है, मतलब क्या है, एसिड तो किससे कंज्यूम हो गया, बेस से, जो बेस है वो किससे कंज्यूम हो गया, एसिड से। तो इस कारण से ये बफर एक्शन हुआ इसका, ठीक है। तो आपको बफर एक्शन में क्या रिएक्शंस हो रही हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसी में थर्ड नंबर, इसके pH की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक। देखो अपने पास सॉल्यूशन में क्या था, CH3COOH था प्लस CH3COO माइनस था। भाई इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, हालांकि इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसकी जो pH आती है उसको अपन बोलते हैं एंडरसन्स इक्वेशन। तो फाइनली जो इसकी pH आती है उसका फॉर्मूला आता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। सही मायनों में तो ये फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ, यहां पर होता है वीक एसिड HA होता है और यहां पर इसका कॉन्जुगेटेड बेस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें जो A माइनस की कंसंट्रेशन है ये मोलरिटी में ले सकते हैं, नॉर्मलिटी में ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो M इंटू वी, N इंटू वी, मोल ले सकते हैं अगर आपको दे रखा है। तब क्या होगा, रेस्पेक्टिव में ये भी मोलरिटी में आएगा, ये भी नॉर्मलिटी में, ये भी MV में, ये NV में, ये मोल में। लेकिन अगर आपके पास कि ये ग्राम में ले लें, ये ग्राम में ले लें फॉर्मूले में, तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ग्राम नहीं ले सकते, ठीक है। आप देखें, अगर आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा डेरिवेशन बता देते हैं, तो मैं क्या है यहाँ पर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं बकायदा, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या है डेरिवेशन उसकी बात कर लेते हैं अपन जब इतनी बात, हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला सीधे ध्यान रखें। तो देखो सॉल्यूशन में CH3COOH, आप ध्यान देना ये आयोनाइज्ड होगा CH3COO माइनस एंड H प्लस, ठीक। तो जो Ka का फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आपके पास आएगा CH3COO माइनस एंड H प्लस अपॉन में ये जो आएगा आपके पास ये आ जाएगा CH3COOH। H प्लस की जो कंसंट्रेशन आ रही है ये आपके पास आ जाएगी Ka और ये आ जाएगा CH3COOH
अपॉन में क्या आ जाएगा CH3COO माइनस। ठीक, मैंने लॉग लिया दोनों तरफ, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka आ जाएगा और प्लस लॉग ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा CH3COOH एंड CH3COO माइनस। ठीक है, मैंने इसको माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो ये तो आ गया मेरे पास PH, ये PK आ गया और ये आपके पास आ गया लॉग, ये नीचे चला गया CH3COOH। देखो ये मैथ से माइनस को प्लस में बदलोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया, यही आपके पास क्या थी, हेंडरसन इक्वेशन थी। तो देखो जैसा मैंने आपको बोला, हालांकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके इजीनेस के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ डेरिवेशन। मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया। ठीक है, अच्छा आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे सर आपने यहाँ सॉल्ट क्यों लिखा, तो मुझे पता है कि जो CH3COOH और CH3COON, भाई मुझे पता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो 100% आयोनाइज्ड होगा, तो वही कंसंट्रेशन आपको क्या मिलेगी, कॉन्जुगेटेड एसिड के कॉन्जुगेटेड बेस पता है स्पार्ट की मिलेगी। तो इसीलिए वो यहां पर क्या लिख देता है, सॉल्ट लिख देता है, और नीचे क्या लिख देता है, एसिड लिख देता है। आप देखिए ध्यान से, अभी अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने कहा कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है बेटा, ये पहचानना ही अपने आप में बड़ा काम है। तो देखो ये मैं आपको बता दूं, जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में मैंने सबसे पहले टेबल लिखाई थी, आपको वो याद करना जरूरी है। वो याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से वीक एसिड है। एक H प्लस निकालने के बाद क्या आ जाएगा, उसका कॉन्जुगेटेड बेस आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने 2 वाले को भी इंक्लूड कर दिया, हाँ वो केमिकल रिएक्शन के बाद बन जाते हैं, इसलिए 2 वाले या 3 वाले को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। हालांकि वो कंडीशनल होता है कि जो ये वाला पार्ट है जिसमें H प्लस ज्यादा है वो ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, और वैसे तो क्या है, अगर वो कम क्वांटिटी में है इसलिए इसको हमेशा ही ले सकते हैं अपन। अगर किसी ने कहा कि सर ये कम क्वांटिटी में है, CO3-2 ज्यादा है, तब भी ये बन जाएगा। आप देखो अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये वाला तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये खत्म हो गया, ये क्या करेगा, इससे H प्लस लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCO3- बच जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया तो ये दोनों मिलके भी क्या बना लेंगे, बफर बना लेंगे। तो इसलिए इसमें क्वांटिटी का रोल नहीं है, कम हो ज्यादा हो हमेशा ही क्या बना लेंगे, ये बफर बना लेंगे, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं है। ये क्या है, अपन बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये भी बफर है और ये भी बफर है। ठीक है, तो इस तरीके से बफर सॉल्यूशन। ये क्यों नहीं है बफर, स्ट्रॉन्ग एसिड होते ही वो बफर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर बफर एक्शन क्या होगा इनका, कि H प्लस कहां कंज्यूम हो रहा है, OH माइनस कहां कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन से इसकी pH की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन का मैंने साइड में डेरिवेशन बता दिया जो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कैसे लगाना है वो अपन आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, अपन बेसिक बफर की बात करते हैं। तो अपन C केस लेते हैं। C केस देखें आप, इसमें लेते हैं अपन बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये भी उसी तरीके से, एक तो वीक बेस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, जिसमें इसका कॉन्जुगेटेड एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी आपको आ जाएगी बात समझ में। एग्जाम्पल लिया अपन ने NH4OH और एग्जाम्पल क्या हो गया, NH4 प्लस और Cl-। तो अगर आपने केवल ये लिखा NH4OH प्लस NH4 प्लस, तो ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसा लिखा NH3 लिखा, NH4Br लिखा, ये भी सही है। आपने लिखा NH3 एंड NH4 प्लस लिख दिया, ये भी बिल्कुल सही है। आपने लिखा, ये लिखा CH3 NH2 लिखा और साथ में लिख दिया CH3 NH3 प्लस लिख दिया, ये भी सही है। आपने एनिलीन लिखा C6H5NH2 C6H5NH3 प्लस लिख दिया,
ये भी सही है, ठीक है। आपने ये एग्जांपल लिखा, मान लो CuOH होल ट्वाइस CuSO4 लिखा, ये भी सही है। आपने AlOH होल थ्राइस AlCl3 लिखा, ये भी सही है। आपने लिखा ZnOH होल ट्वाइस, आपने लिखा ZnSO4, तो ये भी सही। तो जरूरी कंडीशन क्या है? वीक एसिड होना चाहिए और उसके साथ में उसका कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। डिफरेंस चाहे एक OH का हो चाहे 2 OH का हो, डिफरेंस हो, वो भी चलेगा आपके पास। अब ध्यान देना, लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर BaOH का होल ट्वाइस प्लस BaCl2, तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, ये नहीं। कोई ये कहे कि सर NaOH प्लस NaCl, क्या ये एग्जांपल सूट करेगा? बिल्कुल नहीं। KOH या K2SO4, क्या ये सूटेबल है एग्जांपल? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों एग्जांपल नहीं सूटेबल नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या काम कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई इसके अंदर। दूसरी बात, इसको मैं पहला पॉइंट दे देता हूं इसका, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, तो इसके बफर एक्शन की बात करते हैं। बफर एक्शन क्या होता है उसको आप देखेंगे। बफर एक्शन, देखो बफर एक्शन में अपने को क्या समझाना होता है, क्यों ये कहां H+ और OH- का कंजम्पशन हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल लिया NH4OH एंड NH4Cl ले लो। तो जो इसमें वीकर पार्ट है वो अपने पास एक तो NH4OH हो गया और एक क्या हो गया, NH4+ हो गया। आप देखें बफर एक्शन कैसे काम करेगा। तो ध्यान देना, देखो जो ये क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया, ये एसिड हो गया। तो एसिड जो है, जो ये अपने पास NH4+, जो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। OH- इससे कंज्यूम होके क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा। जो H+ है वो इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NH4+ प्लस क्या बना लेगा, NH4+ वाटर बना लेगा। तो आप ध्यान दें, बफर एक्शन का मतलब होता है कि H+ का कंजम्पशन कहां हो रहा है, OH- का कंजम्पशन कहां हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज इससे आ जाएगी अपने पास। थर्ड नंबर इसकी अपन बात करें हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन, तो हेंडरसन इक्वेशन से अपन पता करते हैं कि इसकी pH या pOH कितनी होगी। तो pOH क्या हो जाएगी, pKb प्लस लॉग ऑफ, ऊपर आपके पास सॉल्ट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बेस। सही मायनों में मैं इसको बोलूं तो इसका फॉर्मूला होगा pOH pKb प्लस लॉग ऑफ, नीचे तो क्या होगा, BOH होगा, ऊपर क्या होगा, B+ होगा, ठीक है। या फिर एक पॉसिबिलिटी और आएगी, ठीक है, POH, ठीक है। ये आपके पास क्या है, pKb प्लस लॉग ऑफ। मान लो ये आपके पास HA या AH करके बोल दो, तो एक हाइड्रोजन ज्यादा AH2+ आ जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ठीक। आप ध्यान दें, हेंडरसन इक्वेशन वैसी की वैसी ही है, ठीक है। मेनली जो बुक्स में मिलता है आपको वो ये वाली इक्वेशन मिलती है, ठीक है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन। दो, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर इन ब्लड, इसको याद भी करेंगे आप। इन ब्लड द इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन इज, इसको ऐसा लिखते हैं अपन H2CO3 प्लस NaHCO3। ये ऐसा लिखा है तो भी सही है, और आपने ऐसा लिखा हुआ है H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, तो ये भी सही है। तो आपको याद होना चाहिए
कि ब्लड के अंदर ये इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन होता है एंड इन ब्लड एक्सेस ऑफ एसिड और बेस आर कंज्यूम्ड बाई, देखो जो अपना ब्लड है उसकी पीएच क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। अगर आपने कोई ऐसा फूड ले लिया जो कि मोर एसिडिक है तो क्या होता है, और अगर ऐसा ले लिया आपने जो कि मोर बेसिक है, तो आप ध्यान देना जो एसिडिक फूड लेने पे तो क्या होगा, जो H प्लस है वो यहाँ कंज्यूम होके क्या बन जाएगा, H2CO3 बना लेगा। बेसिक फूड लिया है तो वो क्या बना देगा, HCO3 माइनस प्लस क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप मेमोराइज करें। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो अपने पास जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड प्लस बोरेक्स, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। फॉर्मूला क्या है, H3BO3 प्लस Na2B4O7। देखो ये सीधे सीधे देखने में लगता नहीं, पर आपको याद करना पड़ेगा कि ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, आप देखें अभी जो मैंने पढ़ा है बेसिक बफर सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए बेसिक बफर के अंदर, वीक एसिड होना चाहिए और उसी का कॉन्जुगेटेड एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सारे क्या है, सभी वीक है। यहां तक बात करें तो सारे वीक है। ये तीन क्यों नहीं है बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर क्यों, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बफर एक्शन में अपन शुरू से ये सिखाते आ रहे हैं, ये बेस लिखा हुआ है, ये एसिड लिखा हुआ है, शुरू से अपन ये सिखाते आ रहे हैं कि कहाँ H प्लस कंज्यूम, स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पे पीएच में क्यों चेंज नहीं आता, तो उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग बेस डालने पे पीएच में क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि वो इस तरीके से कंज्यूम होके ये रिएक्शन शो करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन वही सॉल्ट अपॉन बेस है, और इनकी क्या यूटिलिटी है वो अपन एग्जांपल में समझेंगे। फिर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ब्लड के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन होता है, और बोरिक एसिड और बोरिक्स के मिक्सचर को या सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, फिर अपन आगे देखते हैं और पॉइंट्स। तो इसी में देखो आप जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन चल रहा था, इसके अंदर आगे बात करते हैं अपन। जो थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन formed by any weak acid equal to number of basicity। देखो ये भी पूछा जाता है कि भाई जैसे H3PO4 है वो कितने मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन बना सकता है, तो जितनी उसकी बेसिसिटी होती है तो एसिड की बात करते हैं अपन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड। तो देखो अगर H3PO4 की बात करोगे आप, H3PO3 की बात करोगे, H3PO2 की बात करोगे, अगर H3BO3 की बात करेंगे अपन, H2CO3 की बात करेंगे, CH3COOH की बात करेंगे, H2C2O4 की बात करेंगे, तो जितनी इनकी बेसिसिटी है, 3 है, 2 है, 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशल केस है, ये 1 है तो ये स्पेशल केसेस है, इसमें 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो बकायदा ये भी पूछा जाता है कि कितने मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो इस तरीके से जितनी उसकी बेसिसिटी होती है वो बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, तो कहने का मतलब क्या है, H3PO4 है तो एक तो ये बन जाएगा H3PO4, इससे बन जाएगा H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस, और इससे बन जाएगा
HPO4 माइनस 2 बन जाएगा एंड HPO4 माइनस 2 से ये बन जाएगा PO4 माइनस 3। तो ये कितने मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन बना सकता है? 3। तो आपको ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें, इसके बाद 4th नंबर पॉइंट आता है, आपके पास आता है, ये आता है pH रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखो इसका मीनिंग क्या होता है? द रेंज ऑफ pH in which buffer solution works properly is known as pH range। देखो क्या होता है, आपने जो एसिड लिया और उसके साथ में कॉन्जुगेटेड बेस लिया, या बेस लिया और उसके साथ में कॉन्जुगेटेड एसिड लिया, तो इनकी ऐसा नहीं है कोई भी कंसंट्रेशन ले लें और वो अच्छे पीएच की तरह, अच्छे बफर की तरह काम करेगा। बफर तभी काम करेगा जब, अगर अपन बात करें, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करें, तो जो सॉल्ट अपॉन एसिड की जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा वो क्या होगा? या तो 1/10 होगा, 2/10, मतलब एक दूसरे से 10 टाइम्स का डिफरेंस होना चाहिए। अब जो फॉर्मूला है, इसीलिए जो पीएच रेंज आएगी, जो अपने पास फॉर्मूला था pK प्लस लॉग ऑफ, तो ये आपके पास pH रेंज आ जाएगी pK प्लस -1। ये तो ABS के लिए आ जाएगी, एसिडिक बफर के लिए। बेसिक बफर में इसी तरीके से क्या आएगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन में POH रेंज आ जाएगी, POH रेंज वो क्या आ जाएगी? PKB प्लस -1, ये आ जाएगी। देखो इसकी फिजिबिलिटी क्या है? ये इसकी फिजिबिलिटी है कि इस पीएच रेंज में ही ये, इसका काम क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर पीएच में चेंज का अपोज करना। तो प्रॉपरली पीएच में चेंज का अपोज कब करेगा? जब उसकी पीएच रेंज कहां से कहां होगी? पीके प्लस -1 या POH रेंज PKB प्लस -1, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम बफर एक्शन। देखो क्या मीनिंग है इसका? द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन in which या at which it works with maximum capacity या efficiency। वो सीधा सा वर्ड है, जब वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। कहने का मतलब यह है कि जब क्या होगा, वो पीएच में चेंज का सबसे ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो एसिड और सॉल्ट, इनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर अपन, तो इसलिए इसकी जो पीएच आएगी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए, वो क्या आएगी? पीके के इक्वल आ जाएगी। अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें, तो इसमें क्या होना चाहिए? बेस और जो सॉल्ट है, इनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसमें जो POH आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? PKB। तो इस समय ये सबसे बेस्ट काम करेगा। तो सबसे अच्छा कब काम करेगा, ये उसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपन जो 6th नंबर पॉइंट लेते हैं, ये है बफर कैपेसिटी। इसको 5 से लिखते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होती है? टोटल मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स्ड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच।
तो ये भी आसान सी बात है। क्या मीनिंग है इसका, इसको समझते हैं भाई। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के जितने ज्यादा मोल मिला रहे हो और पीएच में चेंज उतना ही कम आ रहा है, तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो बफर कैपेसिटी। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आप ध्यान देना। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, CH3COOH दे रखा है एंड CH3COONA दे रखा है। आपको दे रखा है Ka दे रखा है CH3COOH का, ये दे रखा है 10⁻⁻⁵। आपसे पूछा है एक तो पीएच रेंज पूछिए और एट विच पीएच बफर एक्शन इज मैक्सिमम। ये दो क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान से सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखो क्या हो, पीएच रेंज, एसिडिक बफर की पीएच रेंज के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे से क्या लगाना है, pKa, जो पीएच रेंज आएगी pKa ±1, तो ये पीएच रेंज है। तो pKa तो 5 आ गया, ±1 मीन्स 3 to 5, 3 to ये 4 to 6 हो गया। मतलब जब इस बफर सॉल्यूशन की पीएच 4 से 6 के बीच में होगी तभी क्या होगा, ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है। और मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा, बी मैक्सिमम बफर एक्शन जब पीएच किसके इक्वल होगी, pKa के इक्वल होगी। तो pH इज इक्वल टू 5 पर इसका क्या होगा, मैक्सिमम बफर एक्शन होगा। तो देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो मैक्सिमम बफर कितने बन सकते हैं, जितनी एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी। पीएच रेंज क्या होती है, जिस रेंज में जो बफर सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली काम करता है। मैक्सिमम बफर एक्शन क्या होता है, जब क्या होता है पीएच अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में काम करता है। और बफर कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना। आगे देखते हैं अपन। तो अभी 2 क्वेश्चन किए थे और आगे देखते हैं अपन क्वेश्चंस। जैसे ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन HCOOH एंड HCOOK solution, if 4 moles of NaOH are mixed in 2 liter buffer solution, then pH changes from 4.5 to 4.55. Calculate buffer capacity. तो देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है भाई। अपने को पता है फाई का फॉर्मूला होता है, जो मोल्स मिलाए गए और चेंज इन पीएच, चेंज मोल्स कितने में मिलाए गए, 1 लीटर में, और नीचे आ जाता है चेंज इन पीएच। तो आप ध्यान दें, आपने 4 मोल्स मिलाए 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितने मिलाए, 2 मोल्स। चेंज इन पीएच 4.55 माइनस 4.50, तो आपके पास ये आ गया 2/0.05, 200 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। बफर कैपेसिटी किस यूनिट लेस होती है, तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। आपको दे रखा है CH3COOH प्लस CH3COONA दे रखा है, ये 0.01 m दे रखा है, 0.02 m दे रखा है। Ka दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁻⁵,
और इस सॉल्यूशन की पीएच पूछी हो। आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, आपके पास एसिडिक बफर का लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ क्या लग जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड लग जाएगा। pK तो आपके पास 5 माइनस लॉग 2 तो ये 4.7 आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, सॉल्ट 0.02 0.01 तो ये 4.7 आ गया, प्लस ये 0.3 आ गया। तो एक तरीके से सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ गई, 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें। आपको ये कहा गया NH4OH प्लस NH4Cl 0.1 m 100 ml 0.2 m 500 ml, ठीक है। Kb आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻5 और इस सॉल्यूशन की पीएच पूछी गई है। देखो आपको पहले तो भाई थोड़ी लैंग्वेज भी बोल सकता है, इन्हें सॉल्यूशन 0.1 m 100 ml and NH4OH and 0.2 m 500 ml NH4Cl are present. Calculate the pH of solution and Kb of base is this one, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो फॉर्मूला जो POH का लगेगा वो क्या लगेगा, PKB प्लस लॉग ऑफ क्या लगेगा, सॉल्ट अपॉन क्या लगेगा यहाँ पर, बेस। अब आपको पता होना चाहिए अगर MV है तो दोनों का, केवल M से काम नहीं चलेगा, दोनों के MV लिखे जाएंगे। तो PKB की वैल्यू तो आपके पास 4.7 हो गई, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट था, ये 0.2 × 500 हो जाएगा, ये 0.1 × 100 हो जाएगा। तो एनी हाउ अपन चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप देखो ये 100 से ये 100 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो लॉग 10 1 हो गया। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5.7। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5.7। तो एनी हाउ ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए आप फॉर्मूले में केवल वैल्यूज को रखा जाना, और ध्यान देंगे आपको ये दे रखा क्वेश्चन, ये दे रखा HX 0.1 m प्लस X माइनस 0.2 m। फिर आपको दे रखा है इसमें इफ Kb फॉर X माइनस इज 10⁻⁻4 10⁻⁻10 pH ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, देखो ये दो तरीके से हो सकता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट मेथड से ही करने के लिए। M1 देखिए, मैंने कहा कि जो HX प्लस X माइनस है, ये वीक एसिड हो गया, ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। तो मैंने इसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह ट्रीट किया। तो मुझे पता है अगर X माइनस का Kb 10⁻⁻10 है तो K × Kb 10⁻⁻14 होता है। तो K कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4। pH का फॉर्मूला लगाया तो pK प्लस लॉग ऑफ क्या हो गया मेरे पास, ये वीक एसिड आ जाता है, ऊपर इसका कॉन्जुगेटेड X माइनस। तो pK तो मेरे पास कितना आ गया, ये pK आ गया 4 प्लस लॉग ऑफ X माइनस की कंसंट्रेशन 0.2 एंड 0.1, तो लॉग 2 कितना आता है 0.3, तो रिजल्ट कितना आ गया 0.3। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने इसको X माइनस प्लस HX, ये वीक बेस हो गया और ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। वीक बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया। कि सर मैं इसको बेसिक बफर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन, इसके लिए जो POH का फॉर्मूला आता है, ये मेरे पास PKB प्लस लॉग ऑफ, नीचे तो वीक बेस आता है तो X माइनस आ गया, ऊपर इसका कॉन्जुगेटेड HX आ गया। PKB की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 10 आ गई, प्लस HX की वैल्यू 0.1 और ये 0.2 आ गया। तो
10 माइनस कितना आ गया 0.3, 9.7 आ गया। तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 9.7, तो ये कितना आ जाएगा 4.3। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है M2 मेथड। आप सीधे सीधे क्वेश्चन को M1 मेथड से ही सॉल्व करें, जिससे कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ध्यान दें आपको ये दे रखा है NH3 दे रखा है, NH4Cl दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है 0.1 m 200 ml 0.2 m VML। आपको Kb दे रखा है NH3 का, ये दे रखा है 10⁻⁻5। pH दे रखी है आपको 10.2, तो VML पूछा है आपसे। देखो बाकी क्या है, मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी मैथ्स टिपिकल हो जाएगी इसमें, वो मैं आपको सिखाऊंगा अलग से। पर आप देखो अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगर इसको अपन कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो जो POH का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, मतलब यहाँ NH4Cl आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास NH3 आ जाएगा। POH की वैल्यू pH 10.2 है, तो POH कितना आ जाएगा आपके पास 3.8 आ जाएगा। PKB आपके पास कितना आ गया 5 आ गया, प्लस लॉग ऑफ NH4Cl 0.2 इंटू V आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 200। एनीहाउ मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने पे आपके पास वॉल्यूम VML की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है, इसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या है बफर सॉल्यूशन पे ही न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू को रखा जाना है, आपको पहचान में आना चाहिए ये एसिडिक बफर है, ये बेसिक बफर है, ठीक है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, आसान सा है लेकिन एनीहाउ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सजेशन ये है कि आप इसको, क्योंकि जैसा दिख रहा है HX प्लस X माइनस, ईजी वे में आपको एसिडिक बफर ही पहचान में आएगा, तो एसिडिक बफर से ही इसको सॉल्व करें। हालांकि किसी ने अगर बेसिक बफर से सॉल्व किया तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा।